राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे हरियाणा में चुनावी चर्चा पर। जिस तरह से बीजेपी ने 5 सीटें जीती, जिस तरह से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, कुल मिलाकर हम जानेंगे कि राजनीति में फिलहाल क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। 5-5 सीटें जिस तरह से जीती, क्या खामियां रही और कांग्रेस के भीतर क्या रहेगा, बीजेपी के भीतर क्या रहेगा, ये बातचीत हमारे साथ करेंगे आदेश रावल साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। पहला सवाल मेरा यही कि कांग्रेस के हिस्से आई हैं 5 सीटें, तो क्या आप मानते हैं कि टिकटों का सिलेक्शन अगर और भी सही तरीके से होता तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी? नहीं देखिए, ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो मजबूत ही थे, सबको ठीक-ठाक ही दिया गया था, लेकिन एक कैंडिडेट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, वो था करनाल वाली सीट पे दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वो रहने वाले पंचकूला के हैं और उन्हें टिकट दिया गया करनाल से। तो दरअसल करनाल ना स्टार्टिंग से ही ब्राह्मण सीट मानी जाती है, वहाँ से 4 बार पंडित चिरंजीवी शर्मा सांसद रहे, 2 बार अरविंद शर्मा रहे और जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से वो सीट लगातार एक बार अश्विनी मीना ने जीती और दूसरी बार संजय भाटिया ने, तो वो जो समीकरण था ब्राह्मण का वो बिगड़ गया। तो इसलिए कांग्रेस को लगा कि वो भी मनोहर लाल खट्टर के सामने किसी पंजाबी कैंडिडेट को देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ने काम नहीं किया और वो सीट लगभग 2 लाख से प्लस मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हारी, जो कि पिछली बार 6.5 लाख वोटों से हारी थी। तो मुझे लगता है कि वो सीट थोड़ी कमजोर रही और दूसरा मुझे लगता है कि हिसार सीट पे जो जो एक्सपेरिमेंट किया था कि यादव देंगे जाट की बजाय, वो भी कामयाब नहीं रहा। वहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और जहाँ पूरे प्रदेश में जाट वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ी, लेकिन भिवानी ऐसी सीट थी जहाँ उसकी संख्या कम रही। तो मुझे लगता है कि इन 2 सीटों पे समीकरण थोड़ा-सा ठीक नहीं रहा। बाकी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितने मार्जिन से जीती है उसके कैंडिडेट, जैसे दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख प्लस से जीते हैं, कुमारी शैलजा 2.5 लाख प्लस से जीती हैं। जो बीजेपी कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं खट्टर साहब को छोड़ दूँ, तो बाकी का जो मार्जिन है, वो बहुत कम है, बहुत क्लोज़ है। और एक और हम्म। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुरुक्षेत्र सीट पे नवीन जिंदल जो जीते हैं, उसमें अगर आप अभय सिंह चौटाला की वोटों को जोड़ लें, यानी उसको माइनस कर दें, तो नवीन जिंदल कभी नहीं जीत सकते थे। ये बात सबको हम्म। पता है और जितनी भी वोट अभय सिंह चौटाला को आई, वो सारी वोट बेसिकली गठबंधन को पड़नी थी, सुशील गुप्ता को पड़नी थी और इसीलिए नवीन जिंदल आसानी से वो मुश्किल से वो सीट जीत पाए हैं। तो वो भी हम्म। एक मुझे लगता है कि सेटिंग डॉट कॉम का हिस्सा रहा होगा। हम्म। अच्छा, अभय चौटाला साहब ये कहते रहे कि वो तो यहाँ जीतने आए हैं, वोट काटने या वोट काटू कैंडिडेट के तौर पर उनको क्यों देखा जा रहा है? नहीं, देखिए हर उम्मीदवार चुनाव में यही दावा करता है कि वो जीतने के लिए आया है और चुनाव से रिजल्ट आने के पहले तक वो यही कहता है कि मैं चुनाव जीतूँगा। कोई नहीं मानता या कोई नहीं कहता कि मैं हारूँगा। लेकिन जब आप किसी भी सीट के समीकरण देखते हो और आपका और हमारा ये काम है कि हम उन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, उनका डाटा निकालते हैं, उनको समझते हैं, जातिगत समीकरणों को समझते हैं और फिर जनता को बताते हैं कि ये आपके क्षेत्र में हो रहा है। ये हमारा काम है, जनता हमसे यही उम्मीद करती है। तो जब उस सीट को समझा तो समीकरण ऐसे बन गए, हो सकता है वो जीतने आए हों, लेकिन समीकरण ऐसे बन गए कि ये लगा आज तक भी लग रहा है कि वो वोट काटने के लिए आए थे और अगर वो नहीं आते तो शायद नवीन जिंदल वो सीट हार जाते और वो सीट भी गठबंधन के हिस्से में आती। आप देखिए कितनी हम्म। इंटरेस्टिंग फाइट थी गुड़गांवा में। स्टार्टिंग में ट्रेल करते रहे राव इंद्रजीत और 7 लाख प्लस वोट मिला राज बब्बर साहब को। और ऐसे ही अगर मैं करनाल सीट को छोड़ दूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था बाकी सब सीटों का। कोई नहीं मान रहा था कि अंबाला पार्लियामेंट्री सीट जहां पे करीब करीब 6 से 7 शहर आते हैं और शहरों की वोट बीजेपी की मानी जाती है, वो कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो जीत गई, ऐसा हुआ। तो कुल मिला के मैं इसमें एक ही चीज ऐड करूंगा कि कोई बेहतर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट करनाल में भी हो सकता था। ये कांग्रेस पार्टी से हम्म। मुझे लगता है चूक हुई है। और कांग्रेस को फायदा हम ये माने इसलिए हुआ क्योंकि मोदी फैक्टर हम ये कहें वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। किसान आंदोलन का जो विरोध है वो भी सूबे में बना रहा, तो दो नहीं, बड़े नहीं, फैक्टर इसमें इसमें कहेंगे। इसमें एक फैक्टर नहीं हम्म। है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें जातिगत समीकरण है, किसानों का इशू है, अग्निवीर है। हरियाणा हरियाणा ऐसा हम्म। प्रदेश है कि जहाँ हर चीज़ और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि अ, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक फैक्टर होता था ज़मीन पे, उसमें इस बार काफ़ी गिरावट आई है।
जो नैरेटिव होता था, नेशनल नैरेटिव बीजेपी देती थी चुनाव में, वो इस बार नहीं चल पाया। कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं था जिसके ऊपर पूरे देश में वोट पड़ी हो। सीट के हिसाब से इलेक्शन था, सीट वाइज इलेक्शन था, जातिगत समीकरण थे, लोकल इश्यूज थे। लेकिन हरियाणा में दो फायदे कांग्रेस पार्टी को हुए। एक था किसानों का मुद्दा, और एक अच्छी बात ये रही कि ज्यादा जो बीजेपी हमेशा करती आई है, जाट गैर जाट की राजनीति, वो भी नहीं हो पाया। उसमें भी सफल नहीं हुए। करने की कोशिश जरूर की लेकिन नहीं हो पाया। और हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें गिरावट, नेशनल नैरेटिव ना चलना, जाट गैर जाट ना होना, ये एक नहीं, अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये मैं कुछ ये कहूंगा कि मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसके कारण पांच पांच सीटों पे दोनों पार्टियां रही। और मुझे लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को जो अब से 2 महीने बाद 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना उसमें मिलने वाला है। और तकरीबन हम ये कहें कि अब की बार चुनाव पार्टी नहीं लड़ रही थी, अब की बार चुनाव था कैंडिडेट और जनता के बीच में। देखिए देखिए, यहाँ ये तो मैंने लगभग एक हम्म। महीना पहले ट्वीट किया था कि चुनाव हम्म। जनता लड़ रही है। इसमें हम्म। कोई कंट्रीब्यूशन किसी भी राजनीतिक दल का नहीं था, विपक्षी पार्टियों का। जनता ने चुनाव लड़ा। और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद विपक्ष के नेताओं में इतनी ज्यादा मैं कहूंगा कि इतने ज्यादा डिमोरलाइज थे वो लोग कि सबने मान लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी की 400 सीटें आ रही हैं। लेकिन जब पहले फेज का चुनाव हुआ और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होता है, वहां जमीन पे लगा कि नहीं, ये तो 4 से 5 सीट जीत भी सकते हैं, तो वहां से कांग्रेस पार्टी ने और बाकी विपक्षी दलों ने चुनाव लड़ना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी का बहुमत नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हुआ। जनता ने चुनाव लड़ा। विपक्ष की पार्टियों का योगदान नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, एक इशू था विपक्ष ने जिसको अच्छे से रेज किया स्टार्टिंग से। 10 मार्च के आसपास की बात है। एक सांसद हैं बीजेपी के कर्नाटका से, शायद अनंत हेगड़े। उन उन हम्म। साहब ने कहा कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलने वाले हैं। और उसी दिन राहुल गांधी ने अपना एक बयान, एक ट्वीट के जरिए अपना एक बयान दिया कि कहा कि देखिए, ये वो कारण है जो आपसे ये 400 सीट मांग रहे हैं। तो वहां से ये चीज शुरू हुई और इसको विपक्ष ने अच्छे से कैरी किया। आप देखिए, राहुल गांधी की हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठते थे, कहते थे कि देखिए लड़ाई संविधान की है। तो ये इशू जमीन तक हम्म। गया और इसी इशू के कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो, इसको बहुत भारी नुकसान हुआ। और मायावती को भी इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया बीजेपी ने कि उनको एक्सपोज कर दिया कि वो बी टीम बन के रह गई हैं या वो हेल्प कर रही है बीजेपी की। तो जनता में वो मैसेज चला गया। दबाना उतना ही चाहिए था जितना जनता में मैसेज नहीं जाता। तो मायावती का वोट बैंक पहली बार मैंने देखा है कि वो खिसक गया और मायावती का वोट बैंक ट्रांसफर होके गठबंधन के पास आया। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि वो वोट कांग्रेस पार्टी के कारण इधर आया है। लेकिन मुसलमान यादव के साथ जब दलित आया तो अखिलेश यादव 37 सीटों पे आ गए और कांग्रेस पार्टी अमेठी रायबरेली तो जीती जीती, सहारनपुर जैसी सीट भी जीत गई और उनकी संख्या 6 से 7 मेरे हिसाब से हो गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी विपक्ष की रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत से रोक दिया। और इसीलिए हम्म। एक अजीब तरह की खुशी है दिल्ली के गलियारों में, चुनिंदा मीडिया हाउसेस में, और कि इनको रोक दिया। अब कुछ बैलेंस होगा। क्या बैलेंस होगा, हम्म। कैसे होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन गठबंधन की सरकार चलाना आसान काम नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि वो हमेशा से ही हम्म। इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करते आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे अब वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट है उनका, देखते हैं हम्म। कब तक। अच्छा, इसी बीच अगर हम सर अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ रोहतक छोड़कर बाकी सीटों पर हम ये कहें कि जनता चुनाव लड़ रही थी, या फिर ये कहें जाट और एससी वोटरों की वजह से यहाँ कांग्रेस को क्यों बढ़त रोहतक मिली है। रोहतक क्यों छोड़ दिया आपने? रोहतक को छोड़कर, क्योंकि रोहतक में तो पूरा क्रेडिट माने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का, दीपेंद्र हुड्डा का पूरा परिवार ही तो अब की बार हमने देखा प्रचार नहीं प्रसार नहीं, कर रहा था। हुडा हुडा परिवार पूरा चुनाव, मतलब पूरे लोग हर बारी चुनाव लड़ते हैं, ऐसे ही कैंपेन करते हैं। आशा हुड्डा जी, हम्म। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनके कजन, उनकी उनकी वाइफ भी इस बार सक्रिय थी। तो ये फैमिली तो हम्म। मुझे लगता है कि हर बार ऐसा ही करती है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, ये था कि इस बार दीपेंद्र ने थोड़ा कैंपेन पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। और आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आया तो थोड़े भावुक हो गए थे कि 3 लाख प्लस वोटों से हम्म। जीते, जनता के बीच में उनके आंसू निकल गए। लाजमी है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सारी सीटों पे
जाट वर्सेस दलित। पहले क्या होता था, दलितों का एक तबका कांग्रेस के पास रहता था। इस बार जो है ना, दलित एक मुश्त होके, और खाली हरियाणा में नहीं, पूरे देश में मैंने ये देखा। और इसका इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां बीजेपी 62 सीटों से घट के 34 पे आ गई, जो कि मेजर सेटबैक है बीजेपी के लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो हरियाणा में भी यही हुआ है कि हम्म। गैर जाट नहीं हुआ, जाट प्लस पूरा दलित वोट बैंक इकट्ठा हुआ। और उसने आप देखिए, आदमपुर जब बाई इलेक्शन हुआ था, आप उसका डाटा निकाल लीजिए, वहां भी आप यही हम्म। पाएंगे कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिली थी वो जाट प्लस दलित की आई थी, लेकिन उसमें दलित पूरा नहीं आया था, उसका एक हिस्सा आया था। यानी उसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन इस बार जो है पूरा दलित वोट बैंक इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी को मिला है। हम्म। इसलिए भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 5 सीट मिली है। और 10 साल की एंटी और इनकम्बेंसी थी, जाहिर है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था और खट्टर साहब को हटाया गया था। और जिस हिसाब से चुनाव लड़ा मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से, मुझे उम्मीद कम थी उनके जीतने की। लेकिन काफी कमजोर कैंडिडेट लगा मुझे। आखिर में स्टार्टिंग में लगा था कि वो कवर अप कर लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो कवर अप नहीं कर पाए। लोगों ने मनोहर लाल के नाम पे ज्यादा वोट नहीं पड़ा वहां पे। मुझे लगता है कि लोगों ने अभी भी प्रधानमंत्री मोदी की श्रम करके उनको वोट दे दिया। हम्म। अच्छा, अब जैसे मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, क्या माने कि वो बीजेपी के लिए बैड लक साबित हुए हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गुड लक साबित हुए, बैड लक साबित हुए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी 10 साल, 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह के जनता का प्यार नहीं कमा पाए, बटोर नहीं पाए। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक अलग चीज होती है, लेकिन मनोहर लाल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो लोगों के सुख दुख से दूर रहे। हरियाणा की राजनीति बहुत डिफरेंट है। यहाँ के नेताओं पे जनता अधिकार समझती है। वो कहती है कि तुम हमारे कारण हो, हमने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया है, हमने तुम्हें विधायक बनाया है, हमने तुम्हें सांसद बनाया है। लेकिन मनोहर लाल कभी किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य अपने क्षेत्र करनाल में नहीं किया जिसकी आप सराहना कर सके कि हाँ, 9.5 साल इस शहर के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल। तो कुछ भी ऐसी अचीवमेंट नहीं है बताने के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया हो। वो तो इस बात की खातिर रहे कि हरियाणा की पॉलिटिक्स जाट गैर जाट में बढ़ती रही, पोलराइजेशन होता रहा, और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने सेकंड टाइम नारा दिया था कि अब की बार 70 पार 40 सीटें आ पाई। तो आ, कोई ऐसा क्रेडिट नहीं जाता उनकी झोली में जो मैं ये कह दूं कि ये हरियाणा के चौथे लाल हैं, देवीलाल, हम्म। बंसीलाल, भजनलाल के बाद। हालांकि उन्होंने खुद से अपने आप को लाल बना लिया, लेकिन वो हरियाणा की जनता के लाल नहीं बन पाए। हम्म। अच्छा, अब जैसे विधानसभा चुनाव होंगे, क्या ये माने कि जो विरोध बीजेपी के हिस्से रहा, अब सीएम बन गए नायब सैनी साहब, तो क्या उनके चेहरे से दोबारा बीजेपी के लिए एक लहर लेकर आ जा सकती है? क्या जिस तरह इसका से विरोध चल रहा नहीं है नहीं नहीं नहीं, उनका इसका चेहरा? हम्म। इसका इसका उदाहरण तो खुद अम्बाला सीट है। नारायणगढ़ तो हम्म। अम्बाला में ही आता है, और उस सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। तो वरुण अगर मुलाना इतने जीते। इतने इतनी, हाँ हाँ, वरुण मुगाना जीते, जानता हूँ। ये अगर इतने ही पॉपुलर है नायब सिंह सैनी साहब, तो अम्बाला सीट तो कम से कम अपने जीत के जिता के देते। तो मुझे कुछ ज्यादा उनके लीडरशिप में इतना कोई कमाल कर देंगे, वो चमत्कार कर देंगे, मुझे नहीं लगता। बस इतना जरूर कहूंगा कि एक अच्छी कोशिश की थी बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की। वो कितनी लगा पाए, नहीं लगा पाए, आप डाटा उठा कर देख लीजिएगा लोकसभा चुनाव का। और अ, मुख्यमंत्री की अपनी पार्लियामेंट अगर वो हार जाए, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है। तो मैं हम्म। ये कहूंगा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया मनोहर लाल के हटने के बाद से लेके और नायब सिंह सैनी के बनने तक। हम्म। अब अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो सर, एक और हुड्डा गुट, एक और एसआर के गुट, इन दोनों के बीच में एक तरह से मैं कहूं कि हंगे की लड़ाई हमेशा चलती रही है कि जी मेरा दबदबा हो, मेरा दबदबा हो। अब कुमारी शैलजा की जीत को लेकर माना जा रहा है कि वो अपने दम पर, अपने बलबूते जीती हैं। अब जब जीत गई तो ये भी उनकी ओर से कहा गया कि चलो भाई, अब तो सिरसा जीत लिए, अब बारी जो है वो चंडीगढ़ की है। तो क्या अब ये माने कि सीएम रेस के लिए कांग्रेस के भीतर जो लगातार गुटबाजी, जो खेमेबाजी, जो लगातार खींचतान देखने को मिली है, अब वो शुरू होने वाली है? और वो शुरू हुई तो उसमें फिर हम किन की बढ़त माने? एक और हुड्डा साहब है, फिर दूसरी ओर पलड़ा भारी शैलजा जी का भी नजर आ रहा है अब की बार।
नहीं, आप इसको ऐसे देखिए कि जब से मैं हम्म। सक्रिय पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ 2004 2005 से, अ, जहां आज एसआर के ग्रुप है वहां कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे, और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम्म। है वहां भजन लाल हुआ करते थे। मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही गुट रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं मानता मैं। और ये आगे भी रहेगा। किसी भी पार्टी की मजबूती मुझे लगता है कि इसी बात में है। लेकिन क्या होता है ना, इन इस गुटबाजी का नुकसान भी होता है। आप देखिए, एसआर के ग्रुप में से किरण चौधरी की बेटी की टिकट इस बार काट दी गई, तो वो एक मेजर सेटबैक था एसआर के लिए। वीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट कटी हिसार से, वो भी मुझे लगता है मेजर सेटबैक है एसआर के ग्रुप के लिए। और अब कुमारी शैलजा वो सीट जीती। और जिस जब जब जहां जहां नॉमिनेशन हो रहे थे लोकसभा चुनाव के, तो बाकी सब सीटों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, नॉमिनेशन करा के आए। राज बब्बर का, वरुण मुलाना का, और जयप्रकाश जयप्रकाश जीपी का, का। सतपाल ब्रह्मचारी का, सबके कराए उन्होंने, लेकिन वो सिरसा नहीं गए। मीडिया ने सवाल पूछे कि भैया आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे शैलजा ने बुलाया नहीं। ये बात भी सही है कि शैलजा ने नहीं बुलाया, क्योंकि क्या है ना, ये सब अपने आप में सक्षम नेता है। तो ये सब अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने मतलब अपने अपने लोगों के बीच में सक्षम नेता है। लेकिन फिलहाल मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि जैसे ये टिकट बटे लोकसभा चुनाव के, उसमें मुझे थोड़ा पलड़ा भारी नजर आया भूपेंद्र हुड्डा का, क्योंकि उन्होंने किरण चौधरी की बेटी की टिकट काट दी, और शैलजा की टिकट आला कमान की टिकट थी जो ऊपर से वो लेके आई। बाकी सब टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोटे में जाती हैं। हम्म। तो अच्छा, जीत इसका फिर किसके कोटे में जाए सर? देखिए, जाहिर है जीत भी उनकी, हार भी उनकी। जो जो बाकी 4 सीटें हारे हैं वो भी उनकी है। एक तो गठबंधन के पास थी, और जो 5 सीट और जो 4 सीटें जीते हैं अदर देन कुमारी शैलजा, वो भी उनकी है। क्योंकि आप सीएलपी नेता हैं, आपने जिसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया है वो भी आपके हैं, टिकटें भी आपके हिसाब से दी गई हैं। तो हम सेलेक्टिव तो नहीं बोल सकते ना। अगर आपकी हम्म। जीत आपकी है 5 सीटों की, 4 सीटों की, शैलजा की सीट को मैं अलग कर रहा हूँ, तो जो बाकी 4 सीटों की हार है वो भी तो आपकी है। और आपके मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, देखिए, इसको सिंपल भाषा में मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि हरियाणा जो कांग्रेस की जमीन है ना, वो फिलहाल भूपेंद्र हम्म। सिंह हुड्डा के पास है। वो उसमें गेहूं बोए, वो उसमें जवार बोए, बरसम बोए, खाली छोड़ दें, वो उनकी मर्जी। मैं एज ऑफ नाउ की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, राजनीति में कल का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, वो उनकी मर्जी से बने हैं। वो खुद विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने 10 में से 8 सीट, 9 सीट, 8 सीट बांटी हैं। एक गठबंधन के पास चली गई, और एक कुमारी शैलजा की टिकट है जो कि उनकी खुद की टिकट है या लीडरशिप ने उनको दी है। और जो बाकी टिकटें हैं वो भूपेंद्र हुड्डा की टिकटें हैं। इसमें मुझे कहते हुए तो ये सबको पता है, मैं क्या मतलब, दिल्ली में बैठे हर नेता को पता है इस बात के बारे में। तो फिलहाल क्या है, हार भी उन्हीं की और जीत भी उन्हीं की है। लेकिन 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और मुझे लगता है कि लीडरशिप में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई उदय भान हट जाए या एसआर के ग्रुप से कोई अध्यक्ष बन जाए, ऐसा फिलहाल मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम्म। तो जैसे कि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं किरण चौधरी का भी, अब एक आरोप लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा साहब के आगे जितने भी कांटे हों, यानी जितने भी दिग्गज हों, उन सभी को खुद लाइनें लगाते रहते हैं। तो क्या माने कि अगला नंबर किरण चौधरी का है? नहीं माने क्या, वो तो उनकी बेटी का टिकट काट दिया। देखिए, किरण चौधरी की भी ऊपर नेतृत्व के साथ, सोनिया गांधी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। और रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने बहुत जोर लगाया कि इनकी टिकट होनी चाहिए, स्मृति चौधरी की टिकट होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। हाँ, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी अजय माकन की भी और लीडरशिप की भी, क्योंकि किरण चौधरी के ऊपर ऐसा आरोप है जो अजय माकन कहते हैं कि अजय माकन की जो राज्यसभा की चुनाव की हार थी उसके पीछे वो एक वोट जिसके कारण अजय माकन हारे, वो किरण चौधरी की थी। उसके तमाम सबूत उन्होंने लीडरशिप को दिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात से कन्विंस्ड है कि हाँ, वो किरण चौधरी ही थी। अब अगर मैं मान लूं कि लीडरशिप ने मान लिया है, तो ठीक है, उनसे गलती हुई या उन्होंने गलती करी, तो उनकी टिकट काट दी गई, उनको सजा दे दी गई। तो एक गलती की सजा एक ही बार मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। आपने एक मर्डर किया, सजा आपको 5 बार मिलेगी।
आपने गलती की, आपकी बेटी की टिकट काट दी, आपको सजा मिल गई। लेकिन किरण चौधरी ने भी शायद ये करके दिखा दिया कि उन्होंने अपनी सीट जो है वो वहां से राव दान सिंह जीत नहीं पाए। हम्म। भाजपा के साथ साथ मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल किरण चौधरी का भी है। और कोई नहीं चाहेगा कि तो कोई उनकी सीट पे आके बैठ जाए और वो जीत भी जाए। कोई बुरी बात नहीं है, इसमें सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर तो हर आदमी नुकसान या है हमारे राजनीति। कि विधानसभा चुनाव से पहले ये सामने आ जाएगा किरण चौधरी किस मूड में है, पार्टी छोड़ेंगी, नहीं नहीं रहेंगी, नहीं क्या नहीं रहेगा नहीं, उनके पॉलिटिक्स का? जब राहुल गांधी भिवानी गए थे इस चुनाव में, तो वही मंच पे ही किरण चौधरी ने कह दिया था रावदान सिंह के सामने कि राहुल गांधी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कह दिया था कि मुझे रावदान सिंह किसी भी अपने कार्यक्रम के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं, मुझे बताते नहीं है। और तो वहीं पे तीनों के बीच में बातचीत हुई थी मंच से ही। और उसका असर क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका असर इतना जरूर हुआ कि किरण चौधरी ने ये दिखा दिया कि मेरे कारण इस क्षेत्र में जीतना आसान नहीं है। हम्म। और ये भी कहा गया था, दीपक बाबरिया साहब की ओर से चिट्ठी जारी की गई थी कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी तरह की कोताही बरतते हैं तो विधानसभा चुनाव में उनकी भी टिकट कट सकती है। तो आगे हम ये भी नहीं कहें उनकी राजनीति बहुत सेफ जोन में है। नहीं, ये हर बार ही होता है। यही हर बार काम होता होता है। है किसी भी प्रभारी का। सब राज्यों के प्रभारी ऐसे ही करते हैं कि चुनाव के बीच में बीच बीच में ऐसे संकेत देते हैं कि आपने काम नहीं किया तो हम ये कर देंगे, और आपने किया तो हम ये नहीं करेंगे। ये एक एक्सरसाइज है जो राजनीति में होती रहती है। कांग्रेस पार्टी में इतना आसान नहीं होता, ये बड़ी सेंट्रलाइज पार्टी है, ये बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि राहुल गांधी भी कह दे कि इसको टिकट दे दो, उसकी नहीं हो पाती। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। कोई इसको मैं इतना गंभीरता से नहीं लेता हूँ कि बाबरिया ने क्या कह दिया था। अब सवाल ये है हम्म। कि बाबरिया बाबरिया साहब दिल्ली के इंचार्ज थे, और उनके रहते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी चुनाव के बीच में, तो ये भी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। जी। तो अगर अगर कोई उनसे सवाल पूछे, लीडरशिप पूछे कि ऐसा कैसे हो गया, और उनका साफ साफ ही आरोप था कि बाबरिया साहब के कारण मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो ये तो रिperकशंस हैं, ये दोनों तरफ से होता है। तो ऐसे ही नाराजगी लोगों की हरियाणा में भी उनके प्रति होगी। एसआरके की नाराजगी उनके प्रति है, वो उनसे बात ही नहीं करते। कुमारी शैलजा तो फिर जनरल हम सेक्रेटरी हैं। मैं जी आपको एक आपके जी आपके लिए खबर दे देता हूँ। कुमारी शैलजा जनरल जी। सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय हम्म। महासचिव है। रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव है। दीपक जी बाबरिया प्रभारी हैं। वो जी। वो उनसे पद में छोटे हैं, लेकिन ये दोनों महासचिव प्रभारी से बात ही नहीं करते। ये फोन करते रहते हैं, उठाते ही नहीं है। तो क्या वो नाराज नहीं है क्या उनसे? क्योंकि वो उनके वर्किंग स्टाइल से नाराज है। तो ये कोई तो इतना हम बड़ा ये इशू नहीं है। ये इशू ये जी है कि जब दिल्ली कांग्रेस के लोग ये कहेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए और बाबरिया साहब क्या सो रहे थे, और जब हरियाणा के दो राष्ट्रीय महासचिव ये कहेंगे कि हमारा इनसे बातचीत तक का भी संबंध नहीं है, तो लीडरशिप को इस बात सोचना पड़ेगा ना, विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो लीडरशिप हम ये माने सर, उनका रुझान क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर है, या फिर ये कहें कि उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही हुड्डा है, या हुड्डा के चेहरे पर ही हमें वोट मिल सकते हैं, या फिर उनके चेहरे से compete किया जा सकता है दूसरी पार्टियों को? देखिए, लीडरशिप जो है ना वो बड़ा बैलेंस रखती है। वो भी ये चाहती है कि जो स्टेट लीडरशिप है वो आपस में लड़ती रहे, और जब वो लड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे। कभी वो ऊपर हैं, कभी वो नीचे हैं, कभी मतलब ये लीडरशिप भी कभी ये नहीं चाहती कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन से स्टेट पॉलिटिक्स काम करे। कि अगर अगर सब में समझौता हो जाएगा और सब लोग एक ही बात हम्म। करेंगे तो उन्हें फिर सेंट्रल लीडरशिप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लीडरशिप अपने हिसाब से चलती रहती है। पिछले कुछ सालों में रणदीप सिंह सुरजेवाला का ग्राफ बहुत ऊपर था, बड़े क्लोज थे राहुल गांधी के। अब जब से G23 जो एक समूह बना था, जब से उसको डिसॉल्व किया है प्रियंका गांधी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उसके बाद से हुड्डा साहब के कहने पे उदय भान को अध्यक्ष बना दिया गया, और उन्हें उन्हें स्टेट की जिम्मेदारी दे दी गई। तो वो ये सब तो बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं ये जरूर कहूंगा आप, क्योंकि इनका पलड़ा भारी है राज्य की पॉलिटिक्स में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और उनके परिवार का। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सर। आपने आदेश रावल साहब को सुना, आपने ये चर्चा सुनी, आपने जाना कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर फिलहाल हम ये कहें कि किनका पलड़ा भारी है, और भविष्य में इस राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।